अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की डिफरेंट बुक्स स्टार्ट की हुई हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस का पहला यूनिट है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। इस यूनिट के अंदर हमने ये देखना है कि जो सिस्टम्स हैं ये क्या होते हैं और सिस्टम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस यूनिट के अंदर स्टडी करना है। तो इस यूनिट में ये हमारे पास पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो सिस्टम्स हैं ये होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद सिस्टम्स जो है इनकी हम थ्योरी देखेंगे। उसके बाद जो सिस्टम है इसके मकासद क्या है, हम क्यों सिस्टम्स बनाते हैं, जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके हम टाइप्स देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम के कंपोनेंट्स का क्या मतलब है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सिस्टम है इसके इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, और इन्वायरमेंट जो है सिस्टम का इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है ये क्यों ज़रूरी है किसी भी सिस्टम के बेहतर तरीके से काम करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखनी है। फिर आगे हम इंशाल्लाह अपने दूसरे लेक्चर के अंदर बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम यहाँ पे हमने सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन देखना है सबसे पहले। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिस्टम्स होते क्या हैं। सिस्टम का मतलब है कोई ऐसी सेटिंग जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स को आप मिला के जोड़ देते हैं और वो एक ऐसा काम करते हैं या फिर वो सब मिल के एक सिंगल काम परफॉर्म करते हैं। इस चीज़ को फिर आप सिस्टम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है। हियर इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। जो सिस्टम्स की थ्योरी है उसका ये एक ओवरव्यू हमें ये चैप्टर देगा। इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अब यहाँ पे कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं, इनका ये इंट्रोडक्शन देगा हमें चैप्टर, ठीक है, बुनियादी कंसेप्ट्स सिस्टम्स के बारे में। एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, और उसके बाद जो सिस्टम्स हैं इनके मुख्तलिफ जो अक़साम हैं उनको एक्सप्लोर करेगा या उनको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। इट बिगिन्स बाय डिफाइनिंग व्हाट अ सिस्टम इज़। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये इस तरह से शुरू होगा कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिस्टम होता क्या है, डिस्कसिंग इट्स बेसिक कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि वो पार्ट्स जिनके सिस्टम जिनसे मिलके बना है वो सिस्टम, वो जो उसके पार्ट्स हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के वो मिलके जब काम करेंगे, सिस्टम बना देंगे, तो सिस्टम के मकासद क्या होंगे, सिस्टम क्या क्या काम हमें करके देगा। उसके बाद है एनवायरनमेंट के किस माहौल के अंदर सिस्टम काम करेगा। एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो सिस्टम के पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। द चैप्टर देन डिफरेंशिएट्स बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम नेचुरल और आर्टिफिशियल जो सिस्टम्स हैं उनके दरमियान फ़र्क वाजे करेंगे। नेचुरल सिस्टम्स वो होते हैं जो कि कुदरती तौर पे होते हैं, जैसे कि इंसान है, इंसान भी एक सिस्टम है लेकिन ये कुदरती सिस्टम है। और उसके बाद होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो कि इंसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कार है, कार एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। सिस्टम तो है क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, उनका काम ये है कि उन्होंने कार को मूव करवाना है, लेकिन ये जो सिस्टम है कार का ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़र्क हम वाजे करेंगे। एक्सप्लेनिंग हाउ दे फंक्शन एंड देयर पर्पजेस, ये हम एक्सप्लेन करेंगे जो सिस्टम्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं और इनके मकासद क्या होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स एंड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस इज़ आल्सो एक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पे हम सिस्टम और जो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, डिज़ाइन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये जो साइंस की ब्रांचेज हैं इनके अंदर हम देखेंगे सिस्टम जो इनका क्या रोल है, ठीक है। नेचुरल साइंसेस, ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद डिज़ाइन साइंस के अंदर, और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस है इनके अंदर। द चैप्टर देन शिफ्ट्स बैक टू डिस्कसिंग कंप्यूटर्स एज सिस्टम्स। उसके बाद जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम कंप्यूटर्स को बतौर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ये हम देखेंगे जो कंप्यूटर्स हैं ये किस तरह से सिस्टम्स के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को देखें तो इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो कंप्यूटर्स हैं किस तरह से सिस्टम्स हैं। एक्सप्लेनिंग देयर गोल्स, कंप्यूटर्स जो इनके मकासद क्या हैं, क्या क्या हमें काम करके देते हैं, इनके जो पार्ट्स हैं इनके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड हाउ दीज पार्ट्स कनेक्ट विद ईच अदर। और उसके बाद ये जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड देयर सराउंडिंग्स, और उसके बाद जो इन पार्ट्स की सराउंडिंग्स होती हैं, जो इनका माहौल होता है उसके साथ ये किस तरह से कनेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड लुक एट दी वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ पे वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में भी डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक्सप्लोरिंग इट्स कंपोनेंट्स, हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर स्ट्रक्चर के, हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह से करता है, इट्स यूनिक फीचर्स, और इसकी जो मुनफरिद खसूसियात हैं वो देखेंगे, एज वेल एज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और इसकी जो
ताकतें हैं और इसकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। द चैप्टर आल्सो कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अब इस चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं वो भी देखेंगे, सच एज कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। यहाँ पे आप इस तरह के जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, इनको भी आप देखेंगे, क्लियरली एक्सप्लेनिंग देयर रोल्स एंड पर्पसेस। और उसके बाद इनके जो रोल्स हैं और इनके जो मकासद हैं, इनका जो किरदार है, जो इनके मकासद हैं, क्यों हम इनको इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद इस चैप्टर के एंड के ऊपर द रीडर विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अंडर स्टडी, आपने इसको पढ़ना है अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज़ अंडरस्टैंड। चैप्टर के एंड के ऊपर जो रीडर होगा वो जो सिस्टम्स है उनको अच्छे तरीके से समझेगा, देयर क्लासिफिकेशन, उनकी क्लासिफिकेशन को हम समझ लेंगे कि जो सिस्टम्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं, एंड रेलिवेंस इन नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम्स टू एड फ्यूचर लर्निंग एंड यूटिलाइजेशन। और उसके बाद जो कुदरती सिस्टम होते हैं और जो इंसान के बनाए हुए सिस्टम होते हैं जैसे कि कारें होती हैं और कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रेलिवेंस है, उसको भी समझ सकेगा ताकि फ्यूचर के अंदर जो लर्निंग है, सीखने का अमल है और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मदद मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हमने ये देखा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हम मूव करते हैं थ्योरी ऑफ सिस्टम्स के ऊपर। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो सिस्टम है ये होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा सेक्शन 1.1 है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हमारा जो है वो ओरिजिनल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। The idea of a system is useful to explain both the external reality as well as the internal one। अब जो सिस्टम का आइडिया है ये बैरूनी हकायक और अंदरूनी हकायक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। An information system is simply an organized set of components। अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे देखें सिस्टम की हमारे पास एक टाइप आ रही है, इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया हुआ कि ये क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये तरतीब दिए हुए कंपोनेंट्स का या तरतीब दिए हुए हिस्सों का एक ऐसा सेट होता है दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म ए डेजिग्नेटेड फंक्शन, जो कि एक मखसूस काम करते हैं। डेजिग्नेटेड फंक्शन का मतलब ये है कि उनके ज़िम्मे एक मखसूस काम लगाया होता है, उन पार्ट्स के ज़िम्मे, और वो एक ख़ास काम करते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। अब जितने भी सिस्टम के हिस्से होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स इनहेंसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। और बाकी जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, इनका जो काम करना है, इससे जो सिस्टम है इसका जो ऑपरेशन है ये बढ़ जाता है। ठीक है, जो सिस्टम की काम करने की सलाहियत है ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सारे आपस में मिलकर काम करते हैं। जब वो अच्छे से मिलकर काम करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है ये भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने अब एग्जाम्पल देखनी है सिस्टम्स की। लेट अस कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल सच एज ए कार डिपिक्टेड इन फिगर 1.1। अब इस फिगर के अंदर नीचे हमें कार दिखाई हुई है, इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये कैसे सिस्टम है। इट इज़ मेड अप ऑफ एन इंजन। इसके अंदर इंजन मौजूद है, व्हील्स हैं, ब्रेक्स हैं एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट का एक यूनिक टास्क है, यानी कि मुनफरिद काम है, बाकी पार्ट से मुख्तलिफ हर पार्ट का अपना अपना काम है। बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन ये जितने भी पार्ट्स हैं इकट्ठे इनका काम ये है कि इन्होंने कार को मूव करवाना है। ठीक है, कार को इन्होंने चलाना है। लाइकवाइज इसी तरह से एवरी कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर है, ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार, मशीन और डिवाइस या फिर कोई डिवाइस हैज़ कंपोनेंट्स। तो जितनी भी यहाँ पे देखें चीज़ें लिखी हुई हैं, कंप्यूटर है, कोई जानदार है, कोई मशीन है या फिर कोई आला है, कोई डिवाइस है, इनके कंपोनेंट्स होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो कि इकट्ठे काम करते हैं टू अचीव एन आउटकम। ठीक है, एक आउटकम या फिर एक रिज़ल्ट हासिल करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं। यहाँ पे आप कार का सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक इंजन है। ठीक है, यहाँ पे इंजन है, यहाँ पे रेडिएटर है, ये कार के इंजन को ठंडा रखता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये इंजन को पावर देती है ताकि जो इंजन है इसकी पावर को मज़ीद बढ़ाया जा सके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्यूल स्टोरेज है। उसके बाद ये चार्जर है, यहाँ पे बैटरी है और उसके बाद ये बेसिकली इसका चार्जर है और इससे आप इस वायर से इसको चार्ज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास टायर्स हैं।
उसी तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, सारे आपस में मिल के काम करते हैं और मिल के काम करते हैं ताकि ये कार को मूव करवा सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी सिस्टम ऑफ ए कार की। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिस्टम्स थ्योरी देखनी है कि जो सिस्टम्स हैं इनकी थ्योरी क्या है। ये हम यहाँ पे अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंस की वो शाख जो कि जानदार अजसाम के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेचीदा ढांचे होते हैं, उनके साथ डील करती है। दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड द साइंस, जो कि इंसान को मुआशरे और साइंस के साथ रिलेट करती है, इंसान को मुआशरे और साइंस के साथ जोड़ती है, इज़ नोन एज सिस्टम्स थ्योरी। इसको हम सिस्टम्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब हमने पहले ये तो देख लिया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम के अंदर बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं और एंड के ऊपर वो एक सिंगल टास्क हमें परफॉर्म करके देते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सिस्टम की थ्योरी है वो क्या है। सिस्टम की थ्योरी हमने यहाँ पे देखी। सिस्टम्स थ्योरी बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो कि जानदारों के अंदर जो पेचीदा निज़ाम होते हैं उनके साथ डील करती है और उसके बाद इंसान को मुआशरे और साइंस के साथ जोड़ती है। ठीक है, साइंस की इस ब्रांच को हम सिस्टम्स थ्योरी कहते हैं। इट गिव्स ए वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विद डिफरेंट वेरिड पर्सपेक्टिव्स। इसकी हेल्प से हम जो मौजूदा दुनिया है इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको बयान कर सकते हैं, इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं विद डिफरेंट वेरिड पर्सपेक्टिव्स, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से। ठीक है, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र होता है दुनिया को बताने का, तो हर कोई अपने नुक्ता नज़र से इसकी हेल्प से दुनिया को बता सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। अब किस तरह से आप दुनिया को बता सकते हैं या दुनिया के बारे में आप बता सकते हैं, दुनिया के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं उनके बारे में बता सकते हैं। इस तरह से हाउ द डिफरेंट सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स ऑपरेट, किस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम्स और सब सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। सब सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो कि सिस्टम्स के अंदर सिस्टम मौजूद हैं। हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, वो किस तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिल के वो काम करते हैं। हाउ दे ग्रो, किस तरह से वो बढ़ते हैं। एंड हाउ दे चेंज विद टाइम, और किस तरह से वो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। ठीक है जी, ये हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम्स थ्योरी के अंदर, ये चीज़ें जो हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एक और पैराग्राफ, इसको देखते हैं। सिस्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अब जो सिस्टम्स हैं ये एग्जिस्टेंस के हर लेवल के ऊपर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वजूद, जो इंसानियत का दुनिया का वजूद है, दुनिया के वजूद के हर लेवल के ऊपर आप सिस्टम्स को देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ नेचर, कुदरत के जो लेवल्स हैं उनसे अगर आप स्टार्ट करें, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू लेवल्स ऑफ सिस्टम्स डिज़ाइन बाय ह्यूमंस, अगर आप इंसानों के डिज़ाइन किए हुए सिस्टम तक चले जाएं तो आप सिस्टम्स को हर जगह पाएंगे। दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये जो सिस्टम्स हैं ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनको हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम अपनी सेंस से, अपनी हिस्स से छू सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कार है, प्रोसेसेस हैं। कार हमारे पास फिज़िकल ऑब्जेक्ट की एक टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये एक सिस्टम है। और उसके बाद सिस्टम्स क्या चीज़ देखें, यहाँ पे उन्होंने सिस्टम के हमें बेसिकली दो टाइप्स बताई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज कार। अब ये जो सिस्टम्स हैं आपके पास, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि कार है। उसके बाद ये प्रोसेस भी हो सकते हैं, एक प्रोसेस भी एक सिस्टम हो सकता है। सच एज द यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन प्रोसेस, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का दाखिला लेने का प्रोसेस, ये भी एक सिस्टम है। और उसके बाद और क्या चीज़ सिस्टम हो सकती है, और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। सच एज, जैसे कि ए मैथमेटिकल फार्मूला, जैसे कि मैथमेटिकल फार्मूला है। अच्छा देखें, जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको आप छू नहीं सकते, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, Thinking about how systems operate helps us better understand how they need to be developed and nurtured across different disciplines like computing, biology, engineering and social science. अब देखिए, अगर आप सिस्टम्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो उसके बाद, या फिर अगर आप सिस्टम्स के बारे में सोचेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, हाउ सिस्टम्स ऑपरेट, उसके बाद ये चीज़ हमारी मदद करेगी कि मुख्तलिफ हमारे पास जो फील्ड्स हैं जैसे कंप्यूटर है, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग है और सोशल साइंसेज हैं, यहाँ पे हम सिस्टम्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इनको इस्तेमाल करने में हमारी काफ़ी हेल्प होगी। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर बेसिक कंसेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एम्फेसाइज फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट जो है उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम्स का बेसिक कंसेप्ट है। वैसे कंसेप्ट अब क्लियर हो तो गया होगा सिस्टम का, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो सिस्टम है उसका मतलब ये है कि जब मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर एक सिंगल काम परफॉर्म करते हैं तो वो फिर सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास
हमारा सब सेक्शन 1.1 है। इसके अंदर हमने देखना है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स। जो सिस्टम्स हैं इनके बुनियादी कंसेप्ट क्या होते हैं ये हमने अब यहाँ पे देखने। ए सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब जो सिस्टम है यहाँ पे देखिए कामा बयान है, इधर कामा है ऑब्जेक्टिव के बाद। एक सिस्टम को आप बयान करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव से, यानी कि इसके मकासद क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सिस्टम के हिस्से कौन से हैं, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम के हिस्से हैं इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी, ठीक किस तरह से एक दूसरे में राब्ते में रहेंगे। एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स, और वो माहौल जिसके अंदर सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सिस्टम को अगर मैंने बयान करना है तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 हमें पता होना चाहिए सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें क्या फ़ायदा देगा, क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का। उसके बाद हमें सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो इसके पार्ट्स हैं एक दूसरे के साथ किस तरह से राब्ते में रहेंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे। उसके बाद हमें वो माहौल, वो एनवायरनमेंट पता होना चाहिए जहाँ पे सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए एक सिस्टम को बयान करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इंशाल्लाह इसी सेक्शन के अंदर देखेंगे कि सिस्टम जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कंपोनेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है उसका क्या मतलब है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। अब जो सिस्टम का मकसद होता है वो हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो राब्ते में होते हैं। इन एन एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर, ठीक है, माहौल के अंदर ही होता है ना सिस्टम, किसी न किसी माहौल के अंदर ही होता है। तो वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के वो एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। सिस्टम्स कैन बी सिंपल। अब देखें जो सिस्टम्स हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, लाइक अ थर्मोस्टेट, जैसे कि थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और कम्प्लेक्स, या फिर सिस्टम्स कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लाइक द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म की तरह, और एक कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर कंप्यूटर जो है उसके नेटवर्क की तरह, ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है ऐसा जाल जहाँ पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, इसको आप कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो जो सिस्टम्स हैं सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो सिस्टम्स हैं कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, और जो इंसान का जिस्म है, इंसान का जिस्म भी एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने ऑब्जेक्टिव देखने अब सिस्टम के देखें हमने, क्योंकि ये यहाँ पे कहा है इस सेक्शन के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर कि जब आपने सिस्टम को पढ़ना होता है तो आपको सिस्टम के ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, कंपोनेंट पता होना चाहिए, कंपोनेंट के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए, और सिस्टम का एनवायरनमेंट पता होना चाहिए जहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को 1, 2, 3, 4, इन तमाम 4 चीज़ों को हमने 1 बाय 1 अब यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस अब करेंगे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के, जो सिस्टम है इसके मकासद किस तरह के हो सकते हैं। Every system has a purpose और goal that it wishes to fulfill। अब जो भी सिस्टम होता है उसका लाजमी तौर पे एक मकसद होता है या उसकी एक मंजिल होती है जिसको इसने पूरा करना होता है। Analyzing a system's operation requires understanding its aim। अगर आपने सिस्टम का जो ऑपरेशन है, जो सिस्टम का काम करने का तरीका है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, उसका तज्जिया करना है, तो आपको ये ज़रूरी है जानना कि उस सिस्टम का एम क्या है, उस सिस्टम का मकसद क्या है, वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। दिस इंसाइट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो मालूमात होती है, इससे आप मौजूदा सिस्टम की जो कारकर्दगी है और उसकी जो अफादियत है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। A transport system aims to transfer people and products securely and effectively between locations। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एग्जांपल आगे एक और सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका मकसद होता है कि वो लोगों और चीज़ों को बाअसर और महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। ए कंप्यूटर सिस्टम्स प्रिंसिपल गोल इज़ टू प्रोसेस डेटा। अब जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि उसने डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, उसने डेटा के ऊपर काम करना है। एंड प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, और इस डेटा की बुनियाद के ऊपर जो यूज़र्स हैं उनको इसने मुफीद मालूमात देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी टाइप्स देखनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम्स कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पज़। अब जो सिस्टम्स होते हैं उनकी नेचर और उनका जो मकसद है उसकी बुनियाद के ऊपर इनके डिफरेंट जो हैं वो मकासद या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, अब देखें जो सिस्टम के आम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें ये ऑब्जेक्टिव्स शामिल है जो कि नीचे लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो पहला मकसद हो सकता है सिस्टम का वो हो सकता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो मकसद है सिस्टम का ये हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, उसको स्टोर करे, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे, यानी कि खुद से इन्फॉर्मेशन जो उसको दी हुई है उसके ऊपर कोई काम करे, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई करे।
ताकि उससे वो कोई अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाल सके। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसको तकसीम कर सके, फैला सके। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ए कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस यूजर्स डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट्स। अब जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो यूज़र का डेटा जो उसको प्रोसेस करता है ताकि उससे वो मीनिंगफुल आउटपुट जो है वो हासिल कर सके। मीनिंगफुल आउटपुट का मतलब ये है कि जिससे कोई मतलब वाज़ेह हो जिस आउटपुट से, वो आउटपुट वो दे सके। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। अब इंसान का जो दिमाग है ये भी एक सिस्टम है। इंसान का दिमाग जो है ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस, जो कि इंसानी हिस्से जो हैं, ठीक है, छूने की हिस्स, चखने की हिस्स, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, जो है इंसान के इन हिस्सों से उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। टू परसीव द इन्वायरमेंट, जिससे वो जो माहौल है उसको महसूस कर सकता है। ठीक है, जो ब्रेन है वो भी एक सिस्टम है। ब्रेन जो है अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसान की 5 सेंसेस हैं। इन सेंसेस की हेल्प से वो माहौल को महसूस करते हैं कि माहौल किस टाइप का है। ठीक है, ये एग्जांपल्स थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, कि अगर किसी भी सिस्टम का मकसद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना हो तो फिर ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी उसकी एग्जांपल है, और उसके बाद जो इंसान का ब्रेन है ये भी उस सिस्टम की एग्जांपल है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो टाइप है ऑब्जेक्टिव की, वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। ठीक है, ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जो कि दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क। अब ये जो सिस्टम्स हैं ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं या फिर एक ऐसा मकाम देते हैं जहाँ पे दूसरे सिस्टम्स काम कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक ऐसा ढांचा देते हैं जहाँ पे दूसरे सिस्टम्स काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए सेल फ़ोन, आपके पास जो सेल फ़ोन है, जो मोबाइल है, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरे सिस्टम्स को ये सपोर्ट करता है, ये खुद भी सिस्टम, लेकिन बाकी सिस्टम्स को ये सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। दूसरे कौन से सिस्टम्स हैं जिनको एक मोबाइल सपोर्ट कर सकते हैं, वो आगे लिखे हुए हैं। प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस। आप मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं वो सेल फ़ोन के ऊपर चला सकते हैं। एप्लीकेशंस भी अपने आप में एक सिस्टम है, और जो सेल फ़ोन है ये भी एक सिस्टम है। सेल फ़ोन आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहाँ पे आप बाकी एप्लीकेशन यानी कि बाकी सिस्टम्स को चला सकते हैं, इसलिए सेल फ़ोन जो है ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है, दूसरों को सपोर्ट करता है। उसके बाद द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ टू लिव। अब जो सूरज है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम जानदारों की अक़साम जो है उनको एनर्जी देता है ताकि वो ज़िंदा रहें। अब सूरज अपने आप में एक सिस्टम है, लेकिन ज़मीन का जो सिस्टम है उसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए सूरज के सिस्टम का ये मकसद है कि वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है उसकी टाइप आ रही है, तीसरी टाइप ये अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, मखसूस किस्म के जो मकासद हैं वो हासिल करना। कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल मखसूस किस्म के जो टास्क हैं, जो प्रोसेस हैं वो मुकम्मल करना, जैसे कि थर्मोस्टेट सिस्टम। थर्मोस्टेट का जो सिस्टम है मेंटेन्स सेट टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट, एक माहौल के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर को वो बरकरार रखता है। एक कार इंजन सिस्टम एम्स टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली। अब जो कार का इंजन सिस्टम है इसका मकसद ये है कि ये फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर एफिशिएंटली कन्वर्ट करे। एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि फ्यूल ज़्यादा ज़ाया ना हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्यूल को वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि सिस्टम के मकासद होते हैं, उनकी हमने यहाँ पे टाइप्स देखी। सबसे पहली टाइप हमने ये देखी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऐसे हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनका मकसद होता है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो इंफॉर्मेशन उस सिस्टम को दी जाए। दूसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि बाकी सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो सिस्टम्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, ख़ास किस्म के जो काम हैं वो करना भी किसी सिस्टम का मकसद हो सकता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एग्जांपल्स थी वो यहाँ पे उन्होंने ड्रा की हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंसान का ब्रेन है। उसके बाद है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, ये सेल फ़ोन है। ठीक है, सेल फ़ोन जो है ये बाकी एप्लीकेशंस जो हैं इनको सपोर्ट करता है। थर्मोस्टेट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, अब जो थर्मोस्टेट है ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास है टिडबिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको हम देख लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, इंसान का जो दिमाग का सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे बताया, इसको हम देख लेते हैं। योर ब्रेन इज़ एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब जो ब्रेन है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक हैरान कुन मिसाल है। न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू ईच अदर। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर वो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, अलाउइंग यू टू थिंक, जिसकी वजह से आप सोचते हैं, मूव करते हैं, एंड एक्सपीरियंस इमोशंस, और उसके बाद आपके जो जज्बात हैं उनका आप तजर्बा करते हैं। ठीक है, जज्बात को आप महसूस करते हैं। दिस कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल। अब ये जो कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है हमारे ब्रेन की, इस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारे ब्रेन के बारे में, इसको देख लेते हैं।
द ब्रेन प्रोड्यूसेस अराउंड 20 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो ब्रेन है ये तकरीबन 20 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है, सफिशेंट टू ऑपरेट ए लो वाटेज एलईडी लाइट बल्ब। इसकी हेल्प से आप किसी लो वाट वाले एलईडी लाइट बल्ब को जला सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों में जो एलईडी बल्ब्स होते हैं जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कोई 12 वाट का होता है, कोई 18 वाट का होता है। ठीक है, वो 18 वाट के होते हैं। 18 वाट का अगर आपके पास एलईडी बल्ब हो तो एक कमरे को वो बड़ी आसानी से रोशनी देता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो है 20 वाट। ठीक है, 18 वाट का जो एलईडी बल्ब है उससे 20 ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्रेजेंटेड हेयर इज़ दी ब्रेन्स रिमार्केबल एफिकेसी एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो ब्रेन है उसके बारे में ये बताया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा अफादियत वाला है बतौर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखिए ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये चीज़ अब यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा पॉइंट है, द इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्रेन मूव्स एट अबाउट 268 माइल्स पर आवर। अब देखें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्रेन से ट्रैवल करती है वो तकरीबन 268 माइल्स पर आवर की रफ्तार जो इसके ऊपर ये ट्रैवल करती है, विच इज़ फास्टर देन ए फार्मूला 1 रेस कार, जो कि F1 जो रेस कार होती है उससे ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, योर ब्रेन, आपका दिमाग एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, बतौर बायोलॉजिकल सिस्टम, हैज़ अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। इसके अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इफ़ ईच न्यूरॉन वाज अ पर्सन, अगर हर न्यूरॉन जो है एक शख्स होता, इट इज़ लाइक द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 अर्थ ऑल इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो ये तकरीबन 10 ज़मीनों जितनी आबादी बनती है। ठीक है, एक इंसान के अंदर जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं। द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 रेज टू द पावर 16 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। इंसान का जो दिमाग है वो एक सेकंड के अंदर 10 रेज टू द पावर 16 यानी कि 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर कर सकता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन एग्जिस्टेंस। तो जो इंसान का दिमाग है इस वजह से ये वजूद के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि कम पावर के अंदर, कम इनपुट के अंदर बहुत ज़्यादा हमें ये आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो सिस्टम है इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, क्या क्या काम है इसके कंपोनेंट्स का, या फिर क्या मतलब है इसके कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो एक ईंट होती है। ठीक है, तो जो ईंटें हैं वो घर का क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो सिस्टम्स हैं इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। ईच कंपोनेंट प्लेज ए स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू दी ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के उनका ख़ास किरदार होता है और जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी होती है सिस्टम की उसके अंदर हर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है, अपना हिस्सा डालता है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटायर सिस्टम वर्क्स। अगर आपने समझना है कि पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है तो इसके लिए ईच कंपोनेंट जो है सिस्टम का उसका जो रोल है उसको समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। इसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन, और जो सिस्टम के डिज़ाइन इनको आप बेहतर बना सकते हैं। स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स टुगेदर एंश्योर्स दी सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें ये जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं ये जब एक दूसरे के साथ मिल के काम करें इस तरह से कि स्मूथ और प्रॉपर वर्किंग हो इनकी, यानी कि इनका जो काम है वो बिल्कुल दुरुस्त हो और उसके काम में कोई खलल ना हो, स्मूथली काम चले, तो उसके बाद जो सिस्टम है वो अपने जो मकासद है वो हासिल कर लेता है। ये चीज़ जो इनका मिल के काम करना, अच्छे तरीके से काम करना, इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जो सिस्टम है ये अपने मकसद के ऊपर पूरा उतरे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इसको देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डीएनए सिस्टम। हमने ये देखना है कि जो इंसान के जिस्म है और इसका जो डीएनए का सिस्टम है ये किस तरह से अब काम करते हैं। कंसिडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव सिस्टम। अब फ़र्ज़ करें आपका जो जिस्म है वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही बड़ा ही नफीस किस्म का सिस्टम है और इफेक्टिव सिस्टम है, बड़ा ही असरअंदाज होने वाला या फिर बड़ा ही मौसर या मुफीद सिस्टम है। इट इज़ ए रिमार्केबल सिस्टम कंप्राइजिंग सब सिस्टम्स। ये एक बहुत ही बड़ा शानदार किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर सब सिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, कंप्राइजिंग सब सिस्टम्स का मतलब ये है कि ये सब सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक जिस्म जो है ये तो खुद एक सिस्टम है, इसके अंदर मज़ीद सिस्टम्स मौजूद हैं।
सच एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर जो खून है वो दौरानिया करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ये इन्फॉर्मेशन को जो है अपने जिस्म के अंदर ट्रैवल करवाता है, और उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये खुराक हजम करता है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड। अब देखिए जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो कि दिल का सिस्टम है ये ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का सिस्टम है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। एंड दी सेरेब्रल सिस्टम प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो सेरेब्रल सिस्टम है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इंडिविजुअली ईच हैज़ अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब देखें इनफरादी तौर पे तो जो जितने भी हमारे पास ये सिस्टम्स हमने ऊपर देखे इन सब का अलग अलग फंक्शन है, येट इसके बावजूद कोलेबरेट्स टू इंश्योर आवर सर्वाइवल एंड वेल बींग, लेकिन फिर भी ये सब मिल के काम करते हैं ताकि हम बाकी रहे, हमारी बका और हमारी जो बेहतरी है इसके लिए मिल के काम करते हैं। उसके बाद देखें डीएनए के बारे में है। डीएनए इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इट्स अ सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस, पास डाउन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। अब देखें जो डीएनए ये एक ज़िंदगी का बुनियादी नक्शा होता है जिसके अंदर वो तमाम हिदायत मौजूद होती हैं एक जानदार के लिए कि वो किस तरह से ग्रो करेगा, बढ़ेगा कैसे, डेवलप कैसे करेगा, रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, अपनी नस्ल कैसे आगे बढ़ाएगा, पास डाउन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। ईच सेल इन अवर बॉडी रीड्स दिस ब्लूप्रिंट टू नो व्हाट टू डू। अब देखें जो डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो हिदायत दी होती हैं, हमारे जिस्म के सारे सेल्स उसको पढ़ते हैं, ठीक है। जो इंसान का जिस्म है ये सेल से मिलकर बनता है, जो सेल्स हैं ये इंसान के जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंसान के जिस्म के सेल्स, वो इन हिदायत को पढ़ते हैं जो कि डीएनए के अंदर दी होती हैं। व्हेन ऑल द डीएनए इन ए सिंगल ह्यूमन सेल इज़ एक्सटेंडेड, जो इंसान के एक सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें, इसको अगर आप बढ़ा दें, इट मेजर्स अबाउट 2 मीटर्स इन लेंथ, तो ये लंबाई के अंदर 2 मीटर के बराबर हो जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इन योर बॉडी, एक जिस्म के अंदर जो इंसान का जिस्म है उसके अंदर जो टोटल लेंथ होती है डीएनए की, एक्सटेंड्स टू द सन एंड बैक मोर देन 600 टाइम्स, तो ये सूरज तक जा सकता है और वापस आ सकता है 600 दफ़ा से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है ये इतना लेंथ ही होता है जो कि इंसान के जिस्म में मौजूद होता है। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमने ये देखने का जो सिस्टम है ये किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ मिल के काम करते हैं, ये चीज़ हमने अब यहाँ पे देखनी है। एनवायरनमेंट है हमारे पास, द एनवायरनमेंट ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। अब जो इन्वायरमेंट होता है सिस्टम का, इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो कि सिस्टम के बाहर होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। दैट इंटरेक्ट्स विद इट, जो कि इसके साथ मिल के काम करते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट का मतलब यह है कि जो कि सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई असर डालती हैं और सिस्टम से बाहर होती हैं चीज़ें, वो तमाम चीज़ें मिल के सिस्टम का एनवायरनमेंट यानी कि सिस्टम का माहौल बनाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसमें वो तमाम बैरूनी अवामिल शामिल हैं दैट अफेक्ट द सिस्टम्स ऑपरेशन, जिसकी वजह से सिस्टम का जो काम है उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो कि सिस्टम के काम के ऊपर असर डाल सकती हैं वो सिस्टम का माहौल कहलाती हैं। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट ऑफ ए सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो सिस्टम का इन्वायरमेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एज क्योंकि इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम्स परफॉर्मेंस, क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, इसके ऊपर असर पड़ता है माहौल की वजह से। एंड बिहेवियर, और सिस्टम का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है सिस्टम का, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। बाय प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड रिसीविंग आउटपुट्स, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है उसने इनपुट्स देनी होती हैं, इनपुट्स प्रोवाइड करनी होती है सिस्टम को, एंड रिसीविंग आउटपुट्स, और जो माहौल होता है ये सिस्टम से आउटपुट्स को रिसीव करता है, ठीक है। आउटपुट होता ही है वो इन्फॉर्मेशन जो कि सिस्टम हमें प्रोसेस करके देता है, या फिर कोई भी काम जो सिस्टम करके देता है इसको हम आउटपुट कहते हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम्स, जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं, जो ज़हीन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर उसी मुताबिक जो माहौल के अंदर तब्दीली होती है उसके मुताबिक अपने आप को ये ढाल लेते हैं। टू कंटिन्यू देयर फंक्शनैलिटी, अपने काम को जारी रखने के लिए, ठीक है। जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं जिनको पता होता है कि हमने किस माहौल के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, माहौल के अंदर जो जो तब्दीली होती है वो उस तब्दीली के साथ साथ खुद को ढालते रहते हैं ताकि उनका जो काम है ये जारी रहे। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम्स एनवायरनमेंट, जो सिस्टम का माहौल है इसकी बहुत सारी खसूसियात होती हैं दैट अफेक्ट सिस्टम डिज़ाइन,
जिसकी वजह से सिस्टम का जो डिज़ाइन है इसके ऊपर असर पड़ता है, एंड इट्स फंक्शनैलिटी, और जो सिस्टम का काम करने का तरीका है इसके ऊपर भी असर पड़ता है। जो सिस्टम का माहौल है इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ खसूसियात हैं सिस्टम के माहौल की, जिसकी वजह से जो सिस्टम का डिज़ाइन है और सिस्टम का जो काम करने का तरीका है इसके ऊपर असर पड़ता है। टू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अब जो इन्वायरमेंट होता है सिस्टम का, जिसके अंदर सिस्टम काम कर रहा होता है, उस इन्वायरमेंट की दो खसूसियात यहाँ पे नीचे बयान की हुई हैं। पहली हमारे पास जो खसूसियत है वो है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक का देखें क्या मतलब है, दो टाइप यहाँ पे देखें इन्वायरमेंट्स हैं, स्टैटिक इन्वायरमेंट और उसके बाद है डायनामिक। स्टैटिक है द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जो इन्वायरमेंट है ये अनचेंज रहता है, स्टैटिक रहता है। स्टैटिक का ये मतलब है कि वो अनचेंज रहता है। अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट, जब तक कि एक सिस्टम आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर एक सिस्टम अपने इन्वायरमेंट को आउटपुट देगा तो तब जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई चेंजिंग आएगी, अदरवाइज जब तक सिस्टम आउटपुट नहीं देगा तब तक जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। देयर आर नो चेंजेस अक्रिंग इन द इन्वायरमेंट वाइल द सिस्टम इज़ वर्किंग इंटरनली। जब सिस्टम इंटरनली यानी कि अंदरूनी तौर पे सिस्टम काम कर रहा होता है तब तक इस माहौल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, हमने देख लिया कि स्टैटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जब सिस्टम अंदरूनी तौर पे काम कर रहा होता है तो बाहर जो माहौल होता है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक। हमने ये देखना है कि जो डायनामिक इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है। द एनवायरनमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट। अब जो सिस्टम की आउटपुट है इससे इंडिपेंडेंटली, इससे आज़ाद होकर जो माहौल है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जो डायनामिक सिस्टम है, जो डायनामिक इन्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है सिस्टम की आउटपुट का वेट किए बगैर। ठीक है, सिस्टम अगर आउटपुट दे या ना दे वो बाहर वाला एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, फिर इसको आप डायनामिक कहते हैं। द सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन द एनवायरनमेंट। अब देखें वक्त के साथ साथ जो माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं उनको भी सिस्टम को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। ठीक है, द सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंजेस। अब जो सिस्टम है उसको वो तब्दीलियाँ देखनी पड़ती हैं जो कि सिस्टम के अंदर वक्त के साथ साथ आ जाती हैं। दो टाइप्स हमने यहाँ पे देखी इन्वायरमेंट की, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक वो इन्वायरमेंट होता है कि सिस्टम के अंदर जो कुछ मर्जी होता रहे, जब तक सिस्टम आउटपुट नहीं देगा तब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा। एक होता है हमारे पास डायनामिक इन्वायरमेंट। जो डायनामिक इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। जो सिस्टम है उसकी आउटपुट के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड करता नहीं है। सिस्टम अंदरूनी तौर पे काम कर भी रहा हो तो बाहर माहौल चेंज हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम है फिर उसको माहौल की जो तब्दीली है उसको मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। सिस्टम जब काम कर रहा होता है तो उसको अपने काम के अंदर जो बाहर माहौल में तब्दीली आ चुकी होती है वो तब्दीली भी अप्लाई करनी पड़ती है अपने काम को, इस तरह से उसको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। A deterministic system is characterized by its fully known and certain impact of its output on the environment। अब देखें अगर सिस्टम की जो आउटपुट है उसका जो असर है माहौल के ऊपर, उसका जो एनवायरनमेंट है सिस्टम का उसके ऊपर अगर जो इसका असर है वो फुली नोन हो एंड सर्टेन हो, हम पहले से जानते हो और उसके बारे में हमें बिल्कुल यकीन हो कि जो सिस्टम की आउटपुट है ये माहौल के ऊपर क्या असर डालेगी, तो फिर ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं कि यह डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, यानी कि माहौल के बारे में यह सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक। द इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक वो ऐसा सिस्टम होगा जिसके बारे में जो आउटपुट है इसकी आउटपुट के बारे में हमें कोई यकीन नहीं होगा कि इसका माहौल के ऊपर एग्जैक्टली यही असर होगा। उसकी वजह ये कि उसकी जो आउटपुट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, रैंडमनेस होगी। रैंडमनेस का मतलब ये होता है बेतरतीब होना। ठीक है, एक मिसाल देता हूँ आपको मैं रैंडमनेस की। मिसाल के तौर पे मैं एक लाइन लगाता हूँ ऐसे, ये लाइन रैंडम लाइन नहीं है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर मैं लाइन ऐसे लगा लूँ, एक बार मैं इधर चला जाऊँ फिर नीचे आ जाऊँ, फिर हम इधर चले जाएँ, फिर इधर आ जाएँ, फिर हम ऊपर चले जाएँ, फिर हम इस साइड पे आ जाएँ, इस तरह से जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये होती है रैंडमनेस। तो जो आउटपुट होती है सिस्टम की वो रैंडम आउटपुट होती है, उसके ऊपर कोई सीक्वेंस आप अप्लाई नहीं कर सकते, पता नहीं चल सकता कि आउटपुट कैसी होगी, कभी कुछ आउटपुट होगी कभी कुछ आउटपुट होगी। तो इस तरह की आउटपुट होती है, रैंडम आउटपुट होती है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इम्कान होता है कि कभी कुछ हो सकता है कभी कुछ हो सकता है, इम्कान होता है। रैंडमनेस होती है यानी कि बेतरतीबी होती है, या फिर अनसर्टेनिटी गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। इस वजह से जो इम्पैक्ट है सिस्टम की आउटपुट का माहौल के ऊपर वो हमें पहले से पता नहीं होता है, इसको आप कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट है इसकी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख ली। एक तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक होता है, यानी कि वो
तब तक चेंज नहीं होता जब तक सिस्टम आउटपुट नहीं देता। उसके बाद डायनामिक इन्वायरमेंट होता है। डायनामिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि सिस्टम काम कर रहा हो, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन जो सिस्टम है फिर उसको इन्वायरमेंट का जो चेंज है उसको मलूज़ खातिर अपने काम में रखना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो है सिस्टम का, ये माहौल के ऊपर क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट सिस्टम का उस वक्त होता है जब हमें पहले से पता होता है कि जो सिस्टम है ये माहौल के ऊपर फलां असर डालेगा। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो सिस्टम का ये उस वक्त होता है जब हमें पहले से पता नहीं होता कि माहौल सिस्टम के ऊपर क्या असर डालने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कम्युनिकेशन। जो सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम के पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज़ हमने अब यहाँ पे देखनी है। कम्युनिकेशन है हमारे पास। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज़ की टू द फंक्शनिंग ऑफ ए सिस्टम। अब जो सिस्टम का काम करना है इसमें जो कलीदी किरदार चीज़ अदा करती है वो है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स। के सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रब्ता करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ ये मिल के इंटरेक्ट करते हैं, मिल के काम करते हैं। इट एंश्योर्स दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। अब ये चीज़ यकीनी बनाती है कि जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर काम करें इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह से ये काम करें इकट्ठे मिलके कि जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है उसको एक ऑर्गेनाइज यानी कि किसी तरतीब वाले और स्मूथ मैनर के अंदर उसको हासिल करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम द CPU कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू फैच एंड स्टोर डेटा। अब देखें जो CPU होता है ये मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है। कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करता है कि वहाँ से ये डेटा को फैच करता है, यानी कि डेटा हासिल करता है मेमोरी से CPU, और उसके बाद एंड स्टोर डेटा, और उसके बाद मेमोरी के अंदर ये डेटा को स्टोर करता है। एंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम ब्रेन सेंड्स सिग्नल्स टू मसल्स टू इनिशिएट मूवमेंट। अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है इंसानों का, जानवरों का, यहाँ पे जो इनका दिमाग होता है ये मसल्स को सिग्नल भेजता है ताकि जो मसल्स हैं मूवमेंट को इनिशिएट करें, यानी कि मूवमेंट जो है हरकत को वो स्टार्ट करें। सिस्टम्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि जो सिस्टम है माहौल के साथ उसका जो इंटरेक्शन है इसका क्या मतलब है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। अब जो सिस्टम्स हैं ये अपने माहौल के साथ मुसलसल इंटरेक्ट करते हैं, मिल के काम करते हैं उसके साथ, यानी कि माहौल या उनके ऊपर कोई असर डालता है या वो माहौल के ऊपर असर डालते हैं थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इनपुट के ज़रिए आउटपुट के ज़रिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ए वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रिसीव्स डेटा फ्राम एनवायरनमेंट सेंसर्स। अब जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है ऐसा सिस्टम जो कि माहौल को मॉनिटर करता है, माहौल को देखता है, वो सिस्टम देखें क्या करता है, वो डेटा को रिसीव करता है फ्राम द एनवायरनमेंट सेंसर्स, उन सेंसर से जो कि माहौल को सेंस करते हैं, माहौल को फील करते हैं। देखें किस तरह के सेंसर्स हो सकते हैं। ऐसे सेंसर्स हो सकते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करें, ऐसे सेंसर्स हो सकते हैं जो कि रेन को सेंस करें कि बारिश कितनी हो रही है, ऐसे सेंसर्स भी हो सकते हैं जो कि हवा की जो डायरेक्शन है उसको बता दें, हवा की डायरेक्शन इस साइड के ऊपर है। वो सेंसर्स भी हो सकते हैं जो कि हवा की स्पीड बता दें, और वो सेंसर्स भी हो सकते हैं जो कि ये बता दें कि सूरज निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है। ठीक, इस तरह के जो सेंसर्स हैं इनसे डेटा रिसीव करता है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड्स द करंट स्टेटस ऑफ द वेदर। और उसके बाद जो माहौल का करंट स्टेटस है, करंट स्टेटस का मतलब है मौजूदा स्टेटस, मौजूदा वक्त में माहौल किस तरह का है, इसके बारे में स्टेटस हमें ये सिस्टम बताता है। एंड फ्यूचर फोरकास्ट टू यूज़र्स, और जो यूज़र्स होते हैं इनको मुस्तकबिल की फोरकास्ट यानी कि मुस्तकबिल की मौसम की जो पेशन गोई होती है वो ये सिस्टम बता सकता है। अब देखें जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके बारे में यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मुख्तलिफ़ तरह के सेंसर्स होते हैं जो कि माहौल से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इस सिस्टम को देते हैं। उसके बाद ये सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बाद ये बताता है कि मौजूदा वक्त के ऊपर माहौल कैसा है या मौसम कैसा है, और उसके बाद ये भी बताता है कि मुस्तकबिल में यानी कि कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद जो मौसम है ये कैसा होगा। ये फोरकास्ट इसको हम कहते हैं, ये भी ये सिस्टम बता सकता है। इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर्स इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। जो कंप्यूटर्स होते हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि उनके साथ मिलजुल के काम करते हैं, वो इनके ऊपर असर डालती हैं, ये उनके ऊपर असर डालते हैं। एंड कम्युनिकेट, और उसके बाद ये उनके साथ राब्ते में रहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। कौन सी होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक जैसे कि प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फाइल है वो आपने प्रिंट करनी है तो उसको आप प्रिंट करेंगे प्रिंटर की हेल्प से। ठीक है। एंड स्कैनर्स, स्कैनर्स जो है ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं अगर आपके पास कोई पेज उसके ऊपर कुछ चीज़ लिखी हुई है आप उसको कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे स्कैनर, स्कैनर के अंदर आप पेज को करेंगे स्कैन, तो फिर जो स्कैन वर्जन है उस पेज का वो चला जाएगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। एंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, और एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स, और जो जानवर होते हैं
वो पौधों के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड अदर एनिमल्स, और जो दूसरे जानवर होते हैं उनके साथ भी वो मिलजुल के रहते हैं। फॉर्मिंग अ फूड चेन, इससे फिर एक फूड चेन बनती है। फूड चेन का मतलब होता है ऐसी चेन जिसमें एक जानदार जो है वो दूसरे जानदार को खाता है, ठीक है। इस तरह से एक फूड चेन होती है, जो कि बायोलॉजी के जो बच्चे हैं वो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो सिस्टम है वो होता क्या है। हमने सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने सिस्टम्स की थ्योरी देखी। यहाँ पे हमने सिस्टम थ्योरी को डिफ़ाइन किया, ये इसकी डेफिनेशन है सिस्टम थ्योरी की, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सिस्टम है इसको समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमने यहाँ पे ये देखा कि हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, और जो सिस्टम का एनवायरनमेंट है इसका क्या मतलब है और इसका सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है। तो इन तमाम कंसेप्ट्स को हमने वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और इनको हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो हैं इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।